हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आपके अपने क्लब एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कुछ बोलियों से संबंधित प्रश्नों को लिया था, जो पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं तथा इनके अंतर्गत बोली जाने वाली 10 मुख्य बोलियां हैं। तो इनमें से खड़ी बोली से कल शुरू किया था, तो आज कुछ टॉपिक रह गए हैं और बाकी 9 बोलियों को मैं आज लूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें। तो आइए देखते हैं, अगला पॉइंट है, खड़ी बोली या कौरवी बोली का उद्भव सौर श्रेणी के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर श्रेणी के उत्तरी रूप से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। अगला पॉइंट देखते हैं जो ब्रज भाषा से संबंधित है। दूसरे नंबर की ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो पहला पॉइंट है, पशुपालन के प्राधान्य के कारण ब्रज भाषा क्षेत्र ब्रज कहलाया। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। अगला पॉइंट है, सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। तो आगे देखते हैं, हरियाणवी बोली। पहला पॉइंट है, हरियाणवी का विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। हरियाणवी का विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। अगला पॉइंट है, बुंदेली। तो बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, जिसमें ईसूरी के फाग बड़े प्रसिद्ध हैं। ईसूरी के फाग। आगे देखते हैं, हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा, जिसे हिंदी साहित्य में भी स्थान मिला है, मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखी गई है। जो हिंदी है वह ये भाषा जो है लोक गाथा आल्हा जिसे हिंदी साहित्य में स्थान मिला, मूलतः बुंदेली की एक उपभाषा या उपबोली बनाफरी में लिखी गई है। अगला है कन्नौजी बोली। तो कन्नौजी संस्कृत के कानिकुब्ज इससे संबंधित है। इस बोली का केंद्र है। कन्नौजी भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली है। यह ब्रजभाषा के समान है। इसे ब्रजभाषा की ही एक उपबोली मानते हैं। ब्रजभाषा को के समान ही इसे उपबोली मानते हैं कन्नौजी को। आगे देखते हैं, अवधी। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अवधी का केंद्र अयोध्या है। इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है, किंतु कुछ लोग इसे पाली की समानता के आधार पर अर्धमागधी अपभ्रंश भी मानते हैं। प्रमुख कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान सबल सिंह आदि अवधी के बोली के हैं। आगे देखते हैं, बघेली बोली जो है, यह बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेल खंड कहलाता है। इसका यानी बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यह अवधी की ही एक उपबोली ज्ञात होती है और इसे दक्षिणी अवधी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है। जो छत्तीसगढ़ी है बोली, इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से विकास हुआ है। इसे मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मीरा के पद इसी भाषा में है, छत्तीसगढ़ी में। अगला पॉइंट है, उत्तरी राजस्थानी बोली है, जो मेओ जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती भी कहते हैं। अहिरवादी इसकी एक मिश्रित बोली है, अहिरवादी। अगला पॉइंट है, उत्तरी राजस्थानी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।
अगला पॉइंट देखते हैं जो पूर्वी राजस्थानी बोली है। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ा है। अगला पॉइंट है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य है। इसका प्रमुख केंद्र जयपुर है। अगला देखते हैं दक्षिणी राजस्थानी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अगर मेरी कुछ कमियां भी तो उसको हमें बताएं और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला पॉइंट है दक्षिणी राजस्थानी। इसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है। इसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य तथा पर्याप्त लोक साहित्य है। इसमें सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य तथा पर्याप्त लोक साहित्य है। अगला पॉइंट है पश्चिमी पहाड़ी। तो इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी पहाड़ी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आगे देखते हैं मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित गढ़वाली और कुमाऊनी दो बोलियों का सामूहिक नाम है। अगला देखते हैं भोजपुरी। भोजपुरी बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। अगला पॉइंट है अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास के कुछ क्षेत्र हैं। अगला पॉइंट है हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतेंदु, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद आदि इसी क्षेत्र के रहे हैं किंतु साहित्य में इन्होंने इस भाषा का प्रयोग नहीं किया। अगली बोली देखते हैं मगही। मगही संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगह पर इसका नाम आधारित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है मगही भाषा। अगला पॉइंट है इसमें लोक साहित्य के अलावा कुछ ललित साहित्य भी हैं। मगही लोक भाषा में साहित्य के अलावा कुछ ललित साहित्य भी हैं। अगला पॉइंट है मैथिली। मैथिली को देखते हैं। मैथिली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। अगला पॉइंट है लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न भाषा है। हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे रससिद्ध कवि देने का श्रेय मैथिली को ही है। आगे देखते हैं हिंदी, हिंदुई, हिंदुस्तानी, उर्दू। पॉइंट है 13वीं सदी में औफी और अमीर खुसरो ने हिंदी, हिंदुई या हिंदवी का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है खालिक बारी में हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए हुआ है। हिंदी का प्रयोग केवल 5 बार जबकि हिंदवी का प्रयोग 30 बार हुआ है। अगला पॉइंट है हिंदवी नाम उस भाषा के लिए सीमित हो गया है। हिंदवी नाम उस भाषा के लिए सीमित हो गया है जिसमें संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत अधिक थे। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तानी उस भाषा को कहने लगे जिसमें अरबी, फारसी के शब्द ज़्यादा थे। तुजुके बाबरी में भाषा का अर्थ हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं ताशी के प्रसिद्ध इतिहास। गारसा द ताशी के प्रसिद्ध इतिहास इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई या हिंदुस्तानी का प्रयोग भाषा अर्थ में हुआ है। हिंदुस्तानी भाषा के अर्थ में हुआ है। अगला पॉइंट है इसमें तद्भव या बहुप्रचलित संस्कृत, तत्सम और अरबी फारसी के वे शब्द होते हैं जो बोलचाल में भी प्रयुक्त होते हैं। गांधी जी ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। अगला पॉइंट है उर्दू मूलतः तुर्की शब्द का है। उर्दू शब्द जो है यह मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है तथा इसका अर्थ है शाही या शिविर
या खेमा। शाही शिविर या खेमा, तुर्कों के साथ ही यह शब्द भारत में आया और इसका यहाँ प्रारंभिक अर्थ खेमा या फौजी पड़ाव था। अगला पॉइंट देखते हैं। इस अर्थ में उत्तरी भारत के अनेक नगरों में उर्दू बाजार, फौजी का पड़ाव जिसे कहते हैं, आज भी मिलता है। अगला पॉइंट है, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। यह भी एक प्रकार का उर्दू था, शाही और फौजी पड़ाव था। इसे उर्दू न कहकर उर्दू ए मुअल्ला कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार 18वीं सदी के मध्य में इसका यानी उर्दू का प्रयोग किया जाने लगा था। आगे देखते हैं। इसे ज़्यादातर हिंदी या रेख्ता मिश्रित भाषा कहते हैं। 1850 ईस्वी तक इस भाषा के लिए अन्य नामों का प्रचलन बंद हो गया और केवल उर्दू नाम चलने लगा। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है टीजीटी पीएचडी लेवल के लिए। देखते हैं अगला पॉइंट। भाषा के दो रूप प्राचीन काल से आ रहे हैं। एक तो बोली रूप में जो ब्रज, अवधी आदि का था, और दूसरा एक प्रकार से मिश्रित रूप था जो किसी क्षेत्र से संबद्ध न होकर पूरे हिंदी प्रवेश में उभर रहा था। अगला पॉइंट है, लगभग ऐसी ही मिश्रित भाषा अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों से युक्त उर्दू भी थी। आगे देखते हैं। फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों से युक्त भाषा उर्दू कहलाई, तो संस्कृत से युक्त भाषा हिंदी कहलाई। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। हिंदी नाम और उसके विभिन्न रूप। तो पॉइंट है, हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया और इसका अर्थ सिंध प्रदेश हुआ। अगला पॉइंट है, हिंदी भी हिंदी का ही परिवर्तित रूप है और इसका मूल अर्थ है हिंदी का। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए हिंद शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन यजदी के जफरनामा 1424 ईस्वी में मिलता है। अगला पॉइंट है, हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। हिंदी और उर्दू दोनों ही एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद ने कहा है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, का बहुते जो हिंदी भाख्यों। अगला पॉइंट है, 19वीं सदी के प्रथम चरण में अंग्रेजों की विशेष भाषा नीति के कारण ही हिंदी तथा उर्दू दोनों को अलग अलग भाषाएं माना जाने लगा। आगे देखते हैं। यदि अंग्रेज बीच में न पड़ते तो आज ये दोनों भाषाएं एक होती। हिंदी और उर्दू। अगला पॉइंट है, हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों का द्योतक है। अगला पॉइंट है, भाषा विज्ञान में प्रायः पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस अर्थ में हिंदी 8 बोलियों जो ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का सामूहिक नाम है। अगला पॉइंट है, खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी। यह आज हिंदी प्रदेशों की सरकारी भाषा है, पूरे भारत की राजभाषा है। समाचार पत्रों और फिल्मों में इसका प्रयोग होता है, जो हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम है और इसे परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी आदि नामों से पुकारा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 भाषाएं, प्रथम हिंदी, द्वितीय उर्दू। तो हिंदी का विकास मेन पॉइंट है, ये देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला पॉइंट है, यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो उसका उद्भव सौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला पॉइंट है, यदि इसे 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव सौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से हुआ है।
अगला पॉइंट देखते हैं। हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। भाषा के विकास की दृष्टि से इस पूरे समय को 3 कालों में बांटा जा सकता है। पहला है आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो पहला देखते हैं आदिकाल को कब से कब तक बांटा गया है। तो 1000 से 1500 ईस्वी तक माना गया है इसे। तो पहला पॉइंट है अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। आदिकाल के अंतर्गत इसे बांटा गया है। तो इसमें अपभ्रंश के केवल 8 स्वर थे, जिनमें अ, आ, ई, उ, ए, औ, ये 8 स्वर थे। अगला पॉइंट है आदिकालीन हिंदी में दो नए स्वर ऐ और औ विकसित हो गए, जो संस्कृत स्वर थे, जिनका उच्चारण क्रमशः ऐ, औ था। अगला पॉइंट देखते हैं च, छ, ज, झ संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में आकर ये स्पर्श संघर्षी हो गए और तब से अब तक ये स्पर्श संघर्षी ही है। अगला पॉइंट है न, र, ल, स। न, र, ल, स संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में दंत्य ध्वनियाँ थे। आदिकाल में ये वर्त्स हो गए। अगला पॉइंट है आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट था। अगला पॉइंट है 1500 ईस्वी तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई, पूर्ण रूप से विकास हो गया इसका। आगे देखते हैं अपभ्रंश काफ़ी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। नपुंसक लिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था। अगला पॉइंट है आदिकालीन हिंदी प्रयोगों में नपुंसक लिंग का प्रयोग प्रायः पूर्णतः समाप्त हो गया। इस काल में डिंगल, मैथिली, दक्षिणी, अवधी, ब्रज तथा मिश्रित रूपों का प्रयोग मिलता है। अगला पॉइंट है इस युग के प्रमुख हिंदी साहित्यकार गोरखनाथ, विद्यापति, नरपतिलाल, चंद्रबरदाई, कबीर आदि हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। आगे की वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।